सभी बच्चों को स्नेह और प्रेम। बच्चों उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारा सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला चैप्टर चल रहा था, संसाधन एवं विकास। तो उसके 2-3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उस पर मैं आपको बताऊंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें हम बात करेंगे पहले मृदा। हमने आपको मृदा संसाधन के बारे में बताया था। मृदा मतलब मिट्टी, एक आपका नवीकरणीय प्राकृतिक योग्य संसाधन है। और जितनी भी हमारी गतिविधियां होती हैं वो सारी मिट्टी में होती हैं। सभी प्राणियों के लिए, जीवों के लिए जो है मृदा ही जो है भोजन उपलब्ध कराती है। उसमें कोई भी मृदा जो होती है उसको बनने में एक समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। हमें मूलतः वो हमें मिट्टी दिखाई देती है। अगर हम उसके ज्योग्राफिकली अगर हम उसका अध्ययन करें तो हमें कुछ ही सेंटीमीटर, एक छोटी सी परत मिट्टी की बनने में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है मिट्टी जो है रासायनिक और जैविक दोनों क्रियाओं से ये बनती हैं। उसमें जैविक प्रक्रिया भी होती है और अजैविक भी होती है, मतलब रासायनिक और भौतिक। तो मृदा बनने के बाद जब मृदा बनती है तो उसमें उसकी जो आयु होती है, जो उसकी लाइफ होती है, उस आयु के आधार पर जो है उसकी बनने का जो प्रोसेस होता है, जो मिट्टी की जो एक प्रोसेस होती है, उसके बाद उसका रंग और उसकी गहराई, उसकी भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर जो है मिट्टियों का, मृदा का हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, मृदा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको एक नक्शा भी दिया था पहले ही दिन कि जिसमें आपको भारत की मुख्य मृदा के प्रकार कलर से आपको भारतीय नक्शे में जो है, मानचित्र में जो है आपको ड्रॉ करना था। तो अब हम मृदाओं का वर्गीकरण करेंगे। तो हमारे भारत की जिस तरह से भौगोलिक परिस्थिति है, जिस तरह से हमारे वहाँ का उच्चावच है, उच्चावच का मतलब कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं अलग अलग भू आकृतियाँ हैं। तो ये अलग अलग भू आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं, उच्चावच। ज्योग्राफिकली एक भाषा है, एक शब्द है जिसको हम कहते हैं उच्चावच। समझ में आ गया होगा। तो उसी भू आकृति के आधार पर हमारे भारत में जो है अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो आप इन उच्चावचों के आधार पर अनेक प्रकार की मृदा विकसित होती है, मिट्टियां बनती हैं। तो वो कौन कौन सी मिट्टी होती है? तो सबसे पहली जो मिट्टी होती है वो है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है हमारे भारत में जो है, ये उत्तरी जो हमारा भारत है, उत्तरी क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा पाई गई है। जो हमारे हिमालय से जो 3 नदियां हैं, सिंधु नदी हो गई, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है इस जलोढ़ मृदा का निक्षेप बनाया गया है। और इसका जो क्षेत्र है, इसका जो गलियारा है वो राजस्थान से लेकर गुजरात तक है। और पूर्व में अगर हम देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर आपका महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियाँ भी जो है, इसके जो डेल्टे होते हैं, इन नदियों द्वारा डेल्टाई क्षेत्र बनाया जाता है। तो ये सब जलोढ़ मृदा है जो काफ़ी उपजाऊ युक्त होती है, क्योंकि इस मिट्टी में रेत होता है, सिल्ट होता है और मृत्तिका होती है। और नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हुए इसके मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। और तो इस प्रकार से जो है ये जो मिट्टी है, इसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसकी जलोढ़ भी 2 प्रकार से होती है। एक आपका कहते हैं बांगर और दूसरा खादर। तो आय के आधार पर, मतलब उसकी लाइफ के आधार पर इसके 2 वैरायटीज़ हैं, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो है कंकड़ों की ग्रंथियों से बनती है, उसमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। और खादर में जो है इसकी तुलना में कम कण, मतलब कण पाए जाते हैं, परंतु महीन कण होते हैं। तो इस प्रकार से जो है जलोढ़ जो मृदा होती है काफ़ी उपजाऊ युक्त होती है। इसमें पोटास होता है, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। इस प्रकार के इसमें केमिकल्स होते हैं।
और जिसके कारण जो है ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ युक्त होती है, जिसमें गन्ना है, गेहूँ है, चावल है और हमारी दलहनी फसलें हैं। तो ये जितना भी हमारा अनाज है ये सब जलोढ़ मृदा में पाया जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, कुछ कुछ जो एरिया है, अगर हम भारतीय नाप नक्शे को देखिए, जो ग्रीन वाला एरिया है, तो वो एरिया जो है आपका, ये हमारा पूरा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेते हुए पूरा नीचे किनारे किनारे असम तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये मिट्टी जो है, ये जलोढ़ जो मैदान है, जलोढ़ जो मृदा है, ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी उपजाऊ युक्त होती है। और तभी जाके जो है यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको मालूम होगा जनसंख्या ज़्यादा निवास वहीं करती है जहाँ पर सभी प्रकार के साधन हैं, जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ युक्त होती है। तो यहाँ पर मिट्टी काफ़ी उपजाऊ युक्त है, तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ज़्यादा है, जनघनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है। अगर आप नीचे तराई की ओर चले जाएंगे, हल्द्वानी से नीचे की ओर अगर आप चले जाएंगे तो काफ़ी जनसंख्या आबादी है, क्योंकि मैदान है, उपजाऊ युक्त भूमि है, खेती बाड़ी के लिए अच्छी है। और तो इसीलिए जो है सिंचाई के साधन भी हैं, जो भी कृषि के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो हम सभी चीज़ें वहाँ पर हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं। और तभी जाके जो है पॉपुलेशन भी जो है ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। मतलब उत्तर का जो जलोढ़ मैदान है, तो इस एरिया में, ये राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है और असम है, जो जो आपके इस क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो ये तो बात है जलोढ़ मृदा की। दूसरी मिट्टी होती है काली मृदा, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का रंग काला होता है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें रेगर है। इन्हें रेगर भी कहा जाता है, काली मृदा को हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं, रेगर मृदा भी कहते हैं। तो काली मिट्टी का जो मुख्य जो कार्य है वो कपास की खेती के लिए मुख्य होता है। तो इसमें जो है यह जो मिट्टी है, जलवायु और जनक शैलों ने, जो हमारी जनक शैल होती है, जो जलवायु होती है, इस मृदा को बनाने में योगदान किया है। और इस प्रकार की मृदाएँ आपका दक्कन का पठार और उत्तर पश्चिमी भागों में हैं। और इसके अलावा जो है अनेक प्रकार के लावा और जनक शैलों से ये मृदा बनी हुई है। कौन? काली मृदा। तो काली मृदा के जो राज्य हैं, नक्शे में भी आता है भाई, 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा वाला जो हमारा एरिया है वो महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पठारी क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी जो है ये मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा बहुत महीन कणों और मृत्तिका से बनी होती है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में केमिकल्स में आपके कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसा पौष्टिक तत्व होता है। मतलब ये मिट्टी जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास होता है। और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। जब मौसम गर्म होता है, शुष्क जब मौसम होता है, तो उसमें जो है इसमें इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। तो जिससे अच्छी तरह वायु, दरारें पड़ने से वायु जो है मिट्टी के अंदर घुस जाती है। समझ गए? वायु अच्छी तरह मतलब मिल जाती है, मिश्रित हो जाती है। और गीली होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। और इनको जो है जब ये सूख जाती है तो इनको जोतना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी कठोर हो जाती है। क्योंकि जब ये गर्मी से जब मिट्टी सूखती है, दरार पड़ने वाली जो मिट्टी होगी वो, उसकी मिट्टी जो होती है काफ़ी मजबूत होती है। तो इसकी जुताई जो है जब मानसून प्रारंभ होता है तब उस समय के दौर पर जो है इस मृदा में क्या होती है, जुताई होती है। ये तो थी हमारी काली मृदा। उसके बाद है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा हमारा जो है, जहाँ लाल मिट्टी, दक्कन का पठार और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में जो है आग्नेय चट्टानों पर, जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो मुख्यतः लाल और पीली मिट्टी हमारी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य गंगा के दक्षिणी छोर में, और पश्चिमी घाट पश्चिम की दिशा की ओर, भारत के मानचित्र में पश्चिम का घाट जो है, नीचे लाइन जो बनती है केरल कर्नाटक की जो लाइन है वो आपकी पश्चिमी घाट है। इन मृदाओं का रंग जो है रंग लाल होता है, क्योंकि ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों और लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा होती है।
पठारी क्षेत्र जो है वहाँ पर खनिज होते हैं। तो लाल मिट्टी जहाँ पर होगी तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं लोहा है, लोहा होने से, लोहांश होने से, आयरन की मात्रा होने से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और ये तो थी आपकी लाल और पीली मृदा। उसके बाद है अगली लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो लेटराइट मृदा जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है और वर्षा ज़्यादा होती है। और भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, किसमें? लेटराइट मृदा में, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपहरित करने वाली जो बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं। तापमान ज़्यादा होने के कारण जो है, जो मिट्टी में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी की मृदा को, ह्यूमस को बढ़ाते हैं, वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी की मृदा को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया ही चाहिए। तो लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक प्रयोग करके, उर्वरक खाद डालकर हम इसको खेती योग्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी मिट्टी है वो कर्नाटक में है, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, और इसके अलावा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी और क्या नाम कहते हैं, इसके द्वारा जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की फसल होती है इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में जो है इसमें काजू की खेती होती है। तो काजू हो गया, और चाय और कॉफ़ी जो है, ये जो आपके दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तो इन क्षेत्रों पर जो है इसकी खेती की जाती है। उसके बाद अगली मृदा है आपकी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का मतलब है जिस मिट्टी का रंग लाल भूरा होता है, रेतीली होती है, लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, और नमक, जिसको हम आयोडीन कहते हैं, नमक की मात्रा अधिक होती है। तो ये झीलों से जल वाष्पीकृत होकर इसका उपयोग हम खाने के लिए नमकीन बनाते हैं। तो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और नीचे परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। तो इस कारण जो है मृदा में जल अंतः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। तो सही तरीके से सिंचाई के साधन करने से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास सिंचाई के साधन है तो हम इस मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य जो क्षेत्र है आपका थार मरुस्थल, जैसे ये इस प्रकार की जो मिट्टी है, मरुस्थलीय जो मृदा है वो आपके राजस्थान में है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल रेती जो रेगिस्तान है वो कहाँ है? थार। कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद है वन मृदा। वन मृदा का मतलब पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी है उसको हम वन मृदा कहते हैं। जो पर्याप्त वर्षा वन पर उपलब्ध है, मतलब पहाड़ों में वर्षा होती है तो जिसके कारण मिट्टी बनती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, क्योंकि जब पहाड़ों में जो नदियाँ होती हैं उनके घाटियों के अनुसार, घाटियों में जो है ये मृदाएँ दोमट और सिल्टदार होती है, और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। तो आपका हिमालयी जो आच्छादित राज्य हैं तो उस क्षेत्रों पर जो है ये मृदा पाई जाती है, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, और आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन क्षेत्रों को जो है ये वन मृदा है। तो इस तरह से जो है जहाँ पर नदियाँ आती हैं, नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में, विशेषकर जहाँ पर नदियाँ निकलती है, जो मैदानी क्षेत्र जहाँ पर प्लेन एरिया होता है, तो वहाँ पर ये मिट्टी जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, जो खेती योग्य होती है। जैसे जो घाटी वाला जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा जहाँ पर घाटी वाला जो क्षेत्र है वो उपजाऊ युक्त होता है। तो कहीं से कोई नदी आती है, जैसे गगास नदी है, या कोई घाटी है, या सुमेसर की घाटी है, गरुड़ की घाटी है, तो वहाँ पर जो है अच्छी खासी खेती बाड़ी होती है, क्योंकि वहाँ से जो पानी है वो बिल्कुल वो मृदा एक तरह से जलोढ़ी बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो है ये होगी वन मृदा। अब उसके बाद हम बात करते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण। तो आप जानते हैं कि मृदा अपर्दन कैसे होता है। पहले हम अपर्दन की बात करेंगे, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, और फिर उसका संरक्षण। तो मृदा कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। मतलब मिट्टी के कटाव या मिट्टी की बहाव की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। तो मृदा के बनने और अपर्दन क्रियाएं आमतौर पर एक साथ चलती है। मिट्टी बनती भी है और कटती भी है, तो ये दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि मानवीय क्रियाओं द्वारा जो है मृदाओं का अपर्दन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मनुष्य ने जो है अपने मिट्टी एक प्राकृतिक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। सब प्रकार की गतिविधियाँ हमारी मिट्टी में होती हैं,
तो इसमें मनुष्य की जो क्रियाकलाप हैं, जैसे वनोन्मूलन है, वनों का कटाव है, पशुचारण है, निर्माण कार्य है, खनन कार्य है, तो ये बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण जो है मिट्टी का संतुलन मतलब कम हो जाता है और मिट्टी का जो है अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव हमारी मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो है मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। और इसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारक भी है। प्राकृतिक में जैसे कभी बाढ़ आती है, हिमनद आते हैं, पवन आते हैं, उसके कारण भी जो है मिट्टी कटती है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो इसके कारण भी जो है हमारे पहाड़ों में तो विशेषकर आप जानते हैं कि जब ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश होती है, कभी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदाएँ होती है, बाढ़ या बादल फटता है, तो उसमें भी जो है मिट्टी का कटाव होता है। और इसके कारण जो है कभी कभी नदियाँ जो आती हैं, नदियाँ भी जो है उस मिट्टी को काटती हैं। और इसके अलावा जो है जैसे इस प्रकार की जो मिट्टी है, जो क्या नाम कहते हैं, इसमें आपका जैसे राजस्थान में जो बेसिन है, जो आपका चंबल का बेसिन है, तो वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। तो जब गड्ढा बन जाता है कहीं पर, तो बाद में बारिश होने के बाद वो गड्ढे से मिट्टी कटती रहती है, तो इससे भी जो है ये मतलब मृदा अपरदन होता है। और इसके अलावा जो है कहीं पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, समझ गए, तो उससे भी जो है कहीं ना कहीं धूल उड़ती है, तो उससे मिट्टी क्या होती है, धूल के साथ, हवा के साथ उड़ती है, तो इसके कारण भी जो है मृदा का अपरदन होता है। तो मिट्टी जो है धूल कणों आदि तूफान आता है तो मिट्टी के कण उड़ते हैं, वायुमंडल में उड़ते हैं, और तो वो भी एक मृदा अपरदन का कारण है। इसके अलावा जो है गलत तरीक़ों से कृषि कार्य, गलत तरीक़ों से जब हम कृषि कार्य करते हैं तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। तो गलत तरीके से हल चलाना, जैसे कोई भूमि आपकी ढालू है, तो ढालू भूमि पर अगर हम उसी के पैरेलल अगर हम हल चलाएंगे तो उसमें क्या होती है, मृदा कट जाएगी। तो इससे जो है उसको जो है हमें समोच्च रेखाओं के समांतर जो है हल चलाने के से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। अगर हम समोच्च मतलब उस समांतर, अगर समोच्च रेखाओं के समांतर अगर हम हल चलाएं तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मतलब वो खेत हमारा बैलेंस हो जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम मेड़ बनाकर उस मिट्टी को मृदा अपरदन से बचाने के लिए हम मेड़ बनाकर खेत को हम क्या कर सकते हैं, समतल कर सकते हैं, तब जुताई कर सकते हैं। अगर ढालू अगर खेत है उसी के अनुसार आप हल जोतेंगे तो मिट्टी नीचे को करती रहेगी। तो इस तरह से जो है ये मृदा अपरदन से क्या होगा, इस प्रकार से हम अगर हल जुताई करेंगे तो मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। और पश्चिमी और मध्य हिमालय में आपके हमारे जो पहाड़ी जो राज्य हैं, हमारे वहाँ सीढ़ीदार खेत हैं, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, तो पहाड़ों में खेत हैं तो सीढ़ीदार हैं, तो वहाँ पर भी जो है हम सीढ़ीदार खेत बनाकर इस प्रकार की जो ढालू भूमि है उसको हम सीढ़ीदार खेत बनाकर क्या नाम कहते हैं, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब वर्षा होती है, वर्षा से भी मिट्टी का कटाव होता है। तो हमारे पहाड़ में आपने देखा है कि तो मेड़ बनाकर और सीढ़ीदार खेत बनाकर जो है कहीं ना कहीं इस तरह से इस प्रकार के मेखला बनाकर हम मिट्टी का जो अपरदन की जो प्रक्रिया है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मृदा और क्या नाम कहते हैं उसका संरक्षण और अपरदन ये पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। और क्या नाम कहते हैं, आप इसके जो सारे जो प्रश्न उत्तर आपको ये लिखने हैं, कुछ प्रश्न उत्तर मैंने कल आपको भेजे थे व्हाट्सएप में, तो ये पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। तो हम आगे को अब हम क्या नाम कहते हैं अर्थशास्त्र का निकालेंगे, क्योंकि हम एक एक चैप्टर सब जगह से अगर 2 चैप्टर हमारे इतिहास के हो गए हैं और एक हमारा भूगोल से हो गया है और दो नागशास्त्र से हो गए हैं। तो अब हम अगली किताब निकालेंगे अर्थशास्त्र। तो इस तरह से जो है ये पहला चैप्टर आपका भूगोल का पूरा हो गया है। इसके किताब के सारे प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं और जो उन्होंने नोट्स मैंने आपको दिए थे वो लिखने हैं। और इसके अलावा जो है आपको जो है ये मानचित्र भारत में पाए जाने वाले मृदा के प्रकार वो नक्शा आपने बनाया होगा, कलर से आपको ड्रॉ करना है जैसे किताब में बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉपी के पहले कॉपी में ये चीज़ें होनी चाहिए और उसको दोबारा आप रीड कीजिए, पढ़िए और क्वेश्चन आंसर याद भी करना है, केवल लिखना समझना ही नहीं है, आपको याद भी करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला चैप्टर पूरा होता है। अब हम अगले दिन जो है पहले आप इसका एक दो दिन तक इसका होमवर्क कीजिए, कल तक लिखित कार्य पूरा कर लीजिए, कुछ नोट्स और मैं भेजूँगा और फिर हम एक नई किताब लेके आएंगे फिर सामाजिक विज्ञान की। अब हम उसको शुरू करेंगे अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसी के साथ अपना जो है ध्यान रखिए, घर में रहिए
और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना है। पढ़ाई से जो है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, आप 10 में हैं, तो आपको बिल्कुल जो है क्या नाम कहते हैं, अपने पढ़ाई से बिल्कुल भी जो है विचलित नहीं होना है और अपने मन लगाकर अपना काम, साफ़ सुथरा काम कीजिए। और बाकी लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं जोड़ो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, फिर सबके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो इतना समय हमारा व्यर्थ जा रहा है, तो इतना काम हम कर रहे हैं, तो आप अन्य अपने साथियों को भी, अपने दोस्तों को भी जो है, भाई बहन जो भी आपके क्लास में है, सबको जो है इसकी सूचना दें और सबको जो है व्हाट्सएप से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू।